10 दिन बाद कारवां अवधपुर की सीमा में प्रवेश कर गया। मैदान के बाहर चारों ओर बहुत सी पहाड़ियां और फलते फूलते पेड़ थे। कई अलग अलग पौधे और जानवर भी थे। ये बहुत प्रगतिशील शहर था। चारों तरफ खदान और कारखाने लगे हुए थे। अभिमन्यु ने कई सारे बंद लोहे के खदान भी देखे। अभिमन्यु के सामने उसी की तरह कई सारे कारवां अलग अलग जगहों से इस तरफ चले आ रहे थे। उनमें से ज्यादातर व्यापारी थे। यह प्रदेश व्यापार की दृष्टि से बहुत सुगम था। अभिमन्यु विभिन्न चीजों की जांच करता रहा और इन सब की जानकारी चिप में इकट्ठा करता रहा। वो अलग अलग खाद्य पदार्थों की भी जांच कर रहा था। हालांकि उसकी विशेषताएं अब और नहीं बढ़ेंगी, फिर भी जानकारी भविष्य में उपयोगी हो सकती है यदि वो स्कूल में प्रवेश ले सके। चिप की मदद से वो दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से सीख रहा था और उसने जो कुछ भी देखा उसे वो कभी भूल नहीं सकता था। इस एक गुण की वजह से पढ़ाई में उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी चीज में निपुणता हासिल करना चिप की मदद से उसके लिए बहुत आसान था। दूसरों को शायद सच्चाई का पता लगाने के लिए और सही नतीजे पर पहुंचने के लिए कई गलतियां करनी पड़ती थीं, लेकिन अभिमन्यु के लिए यह काम उसका चिप कर देता था। वो किसी भी चीज को समझने का सबसे आसान तरीका आसानी से ढूंढ सकता था और एक बार उसके दिमाग में संग्रहित हो जाने के बाद वो कोई भी जानकारी बिना खोए बहुत दिनों तक रख सकता था। अगर मैं उस स्कूल में प्रवेश कर पाऊं तो शायद मैं अंगूठी पर उल्लिखित कालचक्र विद्यापीठ को भी ढूंढ सकूंगा। ये कॉलेज निश्चित रूप से जादूगरों से जुड़ा हुआ है। अभिमन्यु उत्साहित होकर सोच रहा था। हाल के कुछ दिनों में न जाने कितनी बार उसने उस अंगूठी को गौर से देखा था। हालांकि वो थोड़ा निराश था कि इतना रईस होने के बाद भी सुभाष के पास उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि जादुई वस्तुएं बहुत ही दुर्लभ थीं। इसलिए अभिमन्यु सोच रहा था कि आखिर पासा जैसे खूनी व्यक्ति के पास ये चीज कहां से आई। अभिमन्यु उत्सुक था और वो वास्तव में जानना चाहता था कि पासा कौन था। जब से अभिमन्यु अवधपुर की सीमा में आया था वो बहुत ही निश्चिंत और सुरक्षित महसूस कर रहा था। वहां से अपनी बुआ फूलमती के घर पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगना था। दोपहर के करीब 3 बजे थे जब अभिमन्यु का कारवां नदी के किनारे पहुंचा। नदी के उस पार सारी रिहायशी जगहें थी जहां उसकी बुआ अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और नदी के बड़े बड़े नाव यात्रियों और सामानों को यहां से वहां ले जा रहे थे। कई व्यापारी अपनी वस्तुएं दूसरे शहरों और देशों में नदी के मार्ग से पहुंचाने के लिए यहां इकट्ठा हुए थे। अभिमन्यु और उसका पूरा परिवार लोगान नाम के एक बड़े व्यापारी के साथ था। करीब 2 दिन पहले वे उनके साथ मिल गए थे। उन्हें भवानी सिंह ने 50 सोने के सिक्के दिए ताकि वे व्यापारियों की मदद से शहर में आसानी से प्रवेश कर सकें। ये अवधपुर है? अभिमन्यु ने पूछा। वो गाड़ी से उतरकर अपने पिता के पास बैठ गया। हाँ, हम नदी पार करने के बाद शहर में पहुंच जाएंगे। व्यापारी कारवां के साथ साथ हम आसानी से उस पार बिना किसी ज्यादा जांच पड़ताल के चले जाएंगे। भवानी सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम व्यापारियों में शामिल नहीं होते तो हमें अंदर आने में काफी समय लगता है। हालांकि हमारे पास प्रवेश पत्र है, पर सीमा पर जांच पड़ताल में बहुत अधिक समय लगता और तकलीफ होती। उन्होंने आगे कहा। अभिमन्यु ने चारों तरफ देखकर सिर हिलाया। थोड़े दिनों में अभिमन्यु के साथ वाले बड़े कारवां का मालिक व्यापारी बाहर आया। वो बहुत अधिक मोटा था और उसने एक काले रंग का कोट पहना हुआ था। मुस्कुराते चेहरे के साथ वो पहरेदारों के पास गया और थोड़ी देर तक बात करने के बाद जेब में से एक थैली, जो शायद सोने के सिक्कों से भरी थी, पहरेदार के हाथ में थमा दी। पहरेदार हंसा और जायज प्रवेश करार देते हुए अपने हाथ में रखे झंडे को हिलाया। हालांकि अभिमन्यु के कारवां को आसपास के दूसरे पहरेदार
संशय की नजरों से देख रहे थे, पर मुख्य पहरेदार के झंडा हिलाने के बाद उन्हें उसे जाने देना पड़ा। कारवां तेजी से शहर में दाखिल हुआ। पूरा शहर बहुत साफ सुथरा और सुंदर लग रहा था। सड़क के ऊपर गंदगी का नामो निशान नहीं था और सड़क के दोनों किनारे तरह तरह की चीजें बेचने वाले विक्रेताओं से भरे हुए थे। खरीदारों का भी जमावड़ा लगा हुआ था। शहर की इमारतें बहुत ऊंची और भव्य थी। अभिमन्यु सब देखकर दंग था, क्योंकि ये शहर उसे अपने पुराने जन्मे बेंगलोर की याद दिला रहा था। कारवां आधे घंटे तक शहर में चलता रहा। चौराहे के आगे एक भूरे रंग की इमारत के पास एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला के साथ 3 नौकर खड़े थे। कारवां उस औरत के पास जाकर रुका और भवानी सिंह उत्साहित होकर लगभग उछलते हुए बाहर निकले। फूलमती, मेरी प्यारी बहन, इतने अरसों बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, वो चिल्लाए। भैया, मुझे भी आपसे मिलकर उतनी ही खुशी हुई। मैं बता नहीं सकती कि जब से आपके आगमन का पत्र मुझे मिला था, मैं कितनी बेसब्री से आप सभी का इंतजार कर रही थी। वो बोलते हुए धीरे से मुस्कुराई और उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में मिलाप के आंसू थे। फिर भवानी सिंह ने अभिमन्यु को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। ये मेरा छोटा बेटा है अभिमन्यु। तुम्हारी शादी के बाद इसका जन्म हुआ था। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा है। इसी के बारे में मैं तुम्हें पत्र में लिखता रहता था। भवानी सिंह ने अभिमन्यु के कंधे को थपथपाते हुए कहा। फूलमती ने अभिमन्यु को कुछ देर देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो देखकर पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि अभिमन्यु का व्यक्तित्व कैसा होगा। हालांकि पत्र व्यवहार से उसे यही पता था कि भवानी सिंह का बेटा लड़कियों के पीछे पागल एक प्लेबॉय है, पर अभिमन्यु को सामने से देख वो उसकी प्रतिभा कुछ हद तक उसकी आभा से पहचान पा रही थी। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि तुम्हारी मेरे फुफेरे भाई वंश के साथ बहुत अच्छी जमेगी। फूलमती मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बुआ। अभिमन्यु ने इतना कहकर अपनी बुआ के पैर छुए। हाँ ठीक है, अब चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए घर में पार्टी का इंतजाम किया है। साथ ही फूलों का बागीचा भी खाली करा दिया गया है ताकि आप सब जब चाहें वहां जा सकें। खासकर तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। बुआ ने अभिमन्यु की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन भैया, मुझे लगा था आप अपने साथ और बहुत सारे लोगों को लाएंगे और मैंने उसी हिसाब से तैयारियां भी की थी। बाकी सब कहां हैं? राम सिंह क्यों नहीं आए? क्या वो सब बाद में आएंगे? फूलमती ने पूछा। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले घर चलते हैं, भवानी सिंह ने गहरी आवाज में कहा। उनके स्वर में उदासी झलक रही थी। ठीक है, चलते हैं। सुखीलाल, भैया के कारवां को घर तक लेते जाओ। फूलमती ने तीनों नौकरों में से एक से कहा। जी मालकिन। अभिमन्यु अपने पिता के साथ पहली गाड़ी में नहीं बैठकर पीछे की गाड़ी में बैठा। वो जानता था कि उसके पिता और बुआ बहुत सालों बाद मिले हैं और उन्हें एक दूसरे से काफी बातें करनी होंगी। पहली गाड़ी में बैठकर वो उनकी भावनात्मक बातों में विघ्न नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने पहली गाड़ी में बुआ और पिता को बैठने दिया और खुद पीछे सौम्या, मान्या और बाकी रिश्तेदारों के साथ आकर बैठ गया। युवराज अभिमन्यु, हम इस शहर में जहां सिर्फ बंदरगाह है क्या काम करेंगे? मुझे तो युद्ध के अलावा कुछ भी नहीं आता। मेरा क्या होगा? सेनापति रुद्र ने कहा। चिंता मत करिए, आप बहुत पहले से मेरे पिता के साथ हैं और अब उनके विश्वसनीयों में से एक हैं। वो सुनिश्चित करेंगे कि आपको मनचाही नौकरी मिले और आप हमेशा उनके साथ ही रहें। अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने कहा। मान्या और सौम्या घबराई हुई उसके बगल में बैठी थीं। उनके लिए सब कुछ नया था। इस नई जगह और वातावरण में सबसे अधिक तकलीफ इन्हीं दोनों को होने वाली थी, क्योंकि भवानी सिंह ने अपना सब कुछ खो दिया था और जो सुख उन्हें महल में मिल रहा था वो अब यहां नहीं मिलेगा। और साथ ही बाकी लोगों की तरह
इनके पास कोई विशिष्ट हुनर भी तो नहीं था। अभिमन्यु सबकी बेचैनी शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी गाड़ियों की रफ्तार कम होकर अंततः रुकी। अभिमन्यु, गाड़ी से उतरो, भवानी सिंह ने आवाज लगाई। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। उसने देखा कि बुआ और पिताजी दोनों एक साथ उत्साहित खड़े हैं। पिताजी, बुआ, क्या हुआ? क्या हम पहुंच गए? अभिमन्यु ने पूछा। बाकी लोग भी गाड़ी से उतरे। नौकरों तथा पहरेदारों ने सामान उतारना शुरू किया। तुम्हारे पिता ने रास्ते में मुझसे कहा कि तुम जादुई स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हो। मैं इस बात से बहुत खुश हूं और तुम्हारे पिता भी इसका समर्थन करते हैं और तुम बहुत भाग्यशाली हो। अभी अवधपुर हाई स्कूल नए छात्रों को प्रवेश दे रहा है, पर समय बहुत कम है। तुम्हें आज ही दाखिला लेना चाहिए। फूलमती ने मुस्कुराते हुए कहा। अवधपुर हाई स्कूल? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, वो एक काफी पुराना स्कूल है जहां पर युद्ध की कला, भाषा, नृत्य, चित्रकारी जैसे कई सारे विषय सिखाए जाते हैं और हर साल वो अपने सबसे होशियार विद्यार्थियों को जादुई स्कूल परीक्षा के लिए भेजते हैं। परीक्षा में सफल होने पर ही उनका दाखिला जादुई स्कूल में होता है। भवानी सिंह ने अभिमन्यु की ओर आते हुए कहा। जादुई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ये तुम्हारी पहली सीढ़ी है। उन्होंने अभिमन्यु के कानों में कहा। पर पिताजी, ये बहुत महंगा होगा ना? अभिमन्यु ने पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगा। दाखिला लेने के लिए 100 सोने के सिक्कों के साथ साथ जो भी विषय तुम लोगे उसके लिए कुछ और सोने के सिक्के लगेंगे, पर जो तुम सीखोगे उसके एवज में ये कुछ भी नहीं। ये एक तरह से पैसा निवेश करने जैसा है, भवानी सिंह ने कहा। अभिमन्यु ने पैसों के बारे में सुनकर थोड़ी राहत महसूस की, क्योंकि रास्ते में उसने डाकुओं से लगभग 200 सोने के सिक्के और सुभाष चौधरी के पास से हजारों सोने के सिक्के लूटे थे। आज दाखिला का आखिरी दिन है, तो आप जल्दी जाएं और प्रवेश ले लें, फूलमती ने समझाते हुए कहा। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम जादुई स्कूल जाना चाहते हो। यदि आपको अवधपुर स्कूल में अच्छे अंक मिलते हैं तो आपको जादुई स्कूल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। फूलमती आगे कहती हैं। बुआ, क्या आप मेरे साथ किसी को भेज सकती हैं जो मुझे वहां तक ले जाए? अभिमन्यु ने कहा। हाँ, सुखीलाल तुम्हें वहां ले जाएगा और वहां पंजीकरण विभाग में श्रीमान शिवा बैठते हैं। वे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम उनसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है और तुम मेरे भतीजे हो। बाकी सब कुछ वो कर देंगे, फूलमती ने सिर हिलाते हुए कहा। दरअसल उनके पति शहर के बड़े रईसों में से एक थे और बंदरगाह के प्रमुख निरीक्षक भी थे, इसलिए उनकी सभी से अच्छी पहचान थी। धन्यवाद बुआ, अभिमन्यु ने प्रसन्न होकर कहा। हालांकि ये एक बोर्डिंग स्कूल है और आपको वहीं रहकर पढ़ाई करनी होगी, इसलिए सारी जरूरत की चीजें आप अपने साथ ले जाएं और अगर कुछ बच जाएगा तो वो पीछे से आप तक पहुंचा दिया जाएगा, फूलमती ने कहा। समझ गया। अभिमन्यु ने बिना समय गवाए अपनी जरूरत का सारा सामान एक बैग में भर लिया। जाने से पहले अभिमन्यु ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। भवानी सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई और उसके माथे को चूमा। वो आशा भरी नजरों से उसे देख रहे थे। अपने बेटे, जिसकी हरकतों के कारण उन्होंने उसके प्रति सारी उम्मीदें खो दी थी, आज उसका प्रवेश एक प्रतिभाशाली स्कूल में करवाते हुए उनकी बाँझें खिल उठी थीं। अभिमन्यु को शुभकामनाएं देने के लिए सौम्या और मान्या भी गाड़ी से उतरी। अभिमन्यु ने सबके सामने उन्हें चूमा, जिससे सबको यह समझ आ सके कि अभिमन्यु इन्हें चाहता है, ताकि इनका ठीक से ख्याल रखा जा सके और कोई इनके साथ बुरा व्यवहार ना करे। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, पर अभिमन्यु कोई भी मौका खोना नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसे थोड़े दिन आराम करने की जरूरत है, पर अवसर किसी के लिए इंतजार नहीं करता, और अगर यह अवसर उसके हाथ से चूक गया तो फिर उसे शायद अगले साल तक प्रतीक्षा करनी पड़े। उसका शरीर बहुत पहले ही अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका था और वो बखूबी जानता था कि स्कूल में उसे क्या हासिल करना है।
अवधपुर स्कूल शहर के पश्चिम में पहाड़ी इलाकों में स्थित था और शहर से स्कूल तक पहुंचने के लिए काफी घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। अभिमन्यु एक घोड़े गाड़ी पर सुखीलाल के साथ वहां जा रहा था। सड़क के दोनों ओर जंगल थे और कहीं कहीं कुछ रास्ते जंगल के अंदर जाते थे। अभिमन्यु आंखों में कई सपने लिए बहुत जिज्ञासा से चारों तरफ देख रहा था। युवराज अभिमन्यु, मालकिन ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि कृपया स्कूल में केवल आवश्यक पाठ्यक्रम ही ले, क्योंकि कुछ विषयों की कीमत वर्तमान में आपके लिए बहुत अधिक हो सकती है। सुखीलाल ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया था, लेकिन अभिमन्यु समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब इस नए शहर में अभिमन्यु खुद को किस तरह ढालेगा और अंगूठी से उसे क्या मदद मिलेगी, और क्या सचमुच कोई जादू की ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिसकी तलाश में अभिमन्यु लगा हुआ है। जी, मैं समझता हूं। स्कूल में दाखिला लेने के लिए क्या सिर्फ पैसों की आवश्यकता है या वो कुछ और भी देखते हैं? अभिमन्यु ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, सुखीलाल ने जवाब दिया। अभिमन्यु समझ पा रहा था कि यह स्कूल उसके पिछले जन्म के निजी कॉन्वेंट स्कूल जैसा ही था, जहां पर शिक्षा का अर्थ सिर्फ पैसे का भुगतान करना होता है और उसके एवज में शिक्षा बहुत कम मिलती है। पर जैसा कि अभिमन्यु का एक निश्चित लक्ष्य था और उसके पास चिप की सहायता भी थी, तो वो बहुत कम समय में दूसरों की मदद के बिना भी बहुत कुछ सीख सकता था। जैसा कि स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे जो इसे अदा नहीं कर सकते, वो स्कूल में पढ़ रहे दूसरे बच्चों से कम पैसों में चीजें सीख लेते हैं। यहाँ स्कूलों में ये सब सामान्य बात है। अगर कभी आपके पास पैसों की कमी हो और कुछ सीखना हो, तो आप भी इस तरीके को आजमा सकते हैं। जी धन्यवाद, मैं इसके बारे में सोचूंगा, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। वो इस बात से अवगत था कि केवल उन छात्रों को पैसे देना पर्याप्त नहीं होगा, उसे उनके साथ विनम्रता से पेश आकर अच्छा व्यवहार दिखाना होगा। हालांकि उसके पास चिप था, इसलिए वो सारे काम कर सकता था जो बाकी छात्र नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में गाड़ी घने जंगल में घुसी और थोड़ी ही देर में जंगली रास्ता खत्म हुआ और उसके आगे एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा, जो कि लगभग 10 मीटर चौड़ा रहा होगा, सभी यात्रियों का बाहें खोले स्वागत कर रहा था। दरवाजे के उस पार एक बहुत बड़ा मैदान था, जहां कई सारी अलग अलग गाड़ियां खड़ी थीं। चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे थे, जो शायद अभिमन्यु की तरह ही प्रवेश लेने आए थे या जो प्रवेश ले चुके थे। गाड़ी खड़ी कर अभिमन्यु ने सुखीलाल के पीछे अंदर स्कूल में प्रवेश किया। वो चारों तरफ जिज्ञासा भरी आंखों से देख रहा था। कई सारे हम उम्र बच्चों को देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लगभग 6 महीने बाद वो सभ्य समाज में वापस आया था, वरना पिछले दिनों डाकू, सैनिक, युद्ध और जीने की जद्दोजहद में ही वो फंसा हुआ था। एक मध्यम उम्र का व्यक्ति हॉल के बीच में बैठा था। हॉल बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। अपना महल छोड़ने के बाद पहली बार अभिमन्यु ने इस तरह की सजावट कहीं देखी थी। वो व्यक्ति पेन से सभी नामांकन कराने आए छात्रों का नाम लिख रहा था और उसकी मेज से सट के लगभग 20-30 बच्चे कतार में खड़े थे। अभिमन्यु वहीं रुका। इसी बीच सुखीलाल उस आदमी के पास सिफारिश पत्र लेकर पहुंचा। उसे पढ़ने के बाद उन्होंने अभिमन्यु को बुलाया और उसे लेकर हॉल के किनारे चले गए। कतार में खड़े बच्चे अभिमन्यु को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। वे सब अभिमन्यु को अपने कॉम्पिटिटर की तरह देख रहे थे। अभिमन्यु ने थोड़ी देर में शुल्क का भुगतान किया और उसे उसकी पहचान साबित करने वाला एक प्रमाण पत्र दे दिया गया। ये एक सफेद रंग का चमड़े से बना हुआ कागज था, जिस पर छात्र का नाम, कक्षा, कमरा नंबर और कुछ अन्य व्यक्तिगत जानकारी लिखी हुई थी और नीचे एक लाल मुहर मारी गई थी। स्कूल में प्रवेश कराने में अभिमन्यु की सहायता करने के बाद सुखीलाल चला गया।
कागज पर लिखी हुई व्याख्या के मुताबिक अभिमन्यु बाईं ओर खड़ी इमारत की ओर मुड़ा। ये एक छात्रावास था। दालान में छात्रों की भीड़ थी और सभी अपने अपने कमरे की तलाश में यहां वहां घूम रहे थे। ये एक जीवंत दृश्य था जिसे देखकर अभिमन्यु को उसके महल में प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों और अपने महल के कमरों की याद आ गई। अभिमन्यु का मन दुखी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी एक खाना बदोश कबीले के लड़के जैसी हो गई है। उसका कोई स्थायी ठिकाना ही नहीं रह गया है। ऊपर से यहाँ के छात्र अलग लग रहे थे। उन्होंने शानदार कपड़े पहने हुए थे और वे बहुत ही धीमे और सौम्य तरीके से बात कर रहे थे, जो कि एकदम बनावटी लग रहा था। अभिमन्यु के अलावा यहाँ पर कोई विशेष राजसी व्यक्ति नहीं था और ना ही कोई युवराज था, क्योंकि वो ऐसे शहर से भागकर आया था जो दुश्मनों द्वारा जीत लिया गया था और उसके पिता अपने मूल नगर को छोड़कर अवधपुर भाग आए थे। अभिमन्यु यहां केवल एक साधारण छात्र था, पर यहां कपड़ों के रंग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वो यहां रंगीन कपड़े, यहां तक कि सफेद कपड़े भी पहन सकता था। उसके विपरीत अगर वो अपने साम्राज्य में एक साधारण बालक होकर ऐसा करता तो मृत्यु के घाट उतार दिया जाता। प्रत्येक छात्र को एक अलग कमरा दिया गया था, क्योंकि स्कूल के परिचालक जानते थे कि अधिकतर राजसी बच्चे अपने कमरे दूसरों के साथ नहीं बांटते। बेडरूम में केवल एक बिस्तर, एक मेज और एक कुर्सी थी। सब कुछ भूरे रंग की लकड़ी से बना था, जिस पर कोई पेंट नहीं किया गया था। कमरे की हवा में लकड़ी की खुशबू घुली हुई थी। अभिमन्यु ने अपने कपड़े बदले और आराम करने के लिए लेटा ही था कि बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। नई सूची और फीस की जानकारी आ गई है। एक लड़का कमरे के बाहर चिल्लाया। इमारत के बाहर लगाई गई थी। मैं सबके लिए एक एक प्रति लाया हूँ। कीमत 5 सोने के सिक्के। वो आगे कहता रहा। फीस स्कूल प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उनसे बात करें। मेरा काम सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है। अचानक शांत पड़ी इमारत बच्चों के शोरगुल से भर गई। किसी ने अभिमन्यु के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने फौरन दरवाजा खोला। लाल पीले रंग का साफ सुथरा सूट पहने एक काले बालों वाला लड़का बाहर खड़ा था। तुम यहाँ नए हो? तुम्हें फीस के बारे में पता है? काले बालों वाले इस लड़के ने, जिसका चेहरा मुहासों से भरा हुआ था, उसने पूछा। अभिमन्यु ने नहीं में सिर हिलाया। अच्छा, ये स्कूल द्वारा निर्धारित फीस है। यदि तुम गरीब छात्रों को पैसे के लिए पढ़ाना चाहते हो तो उनसे सिक्कों की मांग कर सकते हो, और तुम्हें इसमें लिखे सारे नियमों का भी सही तरीके से पालन करना होगा। जरूर, अभिमन्यु ने कहा। बहुत अच्छा, उस लड़के ने कागज अभिमन्यु को देते हुए कहा। जो भी विषय तुम्हें लेने हैं उनके पैसों का भुगतान सही समय पर हो जाना चाहिए। लड़के ने जाने से पहले कहा। उसके जाने के बाद अभिमन्यु ने दरवाजा बंद किया और कागज को खोलकर पढ़ने लगा। वो कागज अक्षरों से भरा पड़ा था और उसमें बहुत कुछ लिखा गया था। नियमों के साथ साथ पाठ्यक्रम और उसके लिए अदा की जाने वाली फीस लिखी गई थी। फीस और पाठ्यक्रम इस प्रकार थे। संगीत 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 20 सोने के सिक्के। चित्रकारी 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 20 सोने के सिक्के। नृत्य 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 20 सोने के सिक्के। घुड़सवारी 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 20 सोने के सिक्के। आत्मरक्षा प्रशिक्षण 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 30 सोने के सिक्के। इतिहास 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 10 सोने के सिक्के। युद्ध की रणनीतियां 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 50 सोने के सिक्के। तलवार कौशल 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 20 सोने के सिक्के। कटाना कौशल 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 20 सोने के सिक्के। दोहरे भार वाले भारी हथियार कौशल 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 30 सोने के सिक्के। तीरंदाजी 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 50 सोने के सिक्के। भाषा 2 कक्षाएं, कुल 1 घंटा, 20 सोने के सिक्के। किसी भी विषय को पूरा करने के लिए कम से कम 10 कक्षाएं आवश्यक थी।
कक्षाओं की समय सारणी पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले बता दी जाएगी। पैसों का भुगतान कक्षा शुरू होने से पहले किया जाना आवश्यक था। ये सब पढ़कर अभिमन्यु ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे एक विषय को पूरा करने में लगभग 100 सोने के सिक्के लगेंगे। ये उसके लिए बहुत महंगा था। हालांकि उसके पास लगभग 2000 सोने के सिक्के थे, पर यह बहुत अधिक महंगा था। उसके बैग इन 2000 सोने के सिक्कों से पूरी तरह भर चुके थे और वो इतने भारी थे कि उन्हें आसानी से उठाना मुश्किल था। अगर वो अपने विजयनगर साम्राज्य में होता तो वो इतने पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता था, लेकिन यहां सिर्फ पढ़ाई के लिए उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। बुआ सही कह रही थी, अभिमन्यु ने सोचा। उसने एक बार फिर पाठ्यक्रम सूची पढ़ी। हालांकि उसे अपने लिए कुछ भी उपयोगी नहीं लगा, केवल नीचे के शब्दों ने उसका ध्यान खींचा। परीक्षा सितंबर के अंत तक आयोजित की जाएगी। कम से कम 3 पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 3 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अभिमन्यु ने अपनी भौहें खुजाते हुए सोचा। तो मैं तलवार कौशल, तीरंदाजी और भाषा लूंगा। मैं इनमें पहले से ही अच्छा हूं और मुझे आगे भी इन्हीं की जरूरत है। चिप मुझे भाषा के पाठ्यक्रम को आसानी से समझाने में मदद करेगी। अभिमन्यु ने आखिरकार अपना फैसला लिया और उस कागज को संभाल कर अपनी थैली में डाल लिया। कमरे के बाहर बच्चों का शोर अभी भी जारी था। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बीच बीच में हंसी की आवाज भी अभिमन्यु की ओर आ रही थी। सबने शायद नए नए दोस्त बनाए थे। अभिमन्यु ने अपना पसंदीदा शिकारी सूट पहना और अपनी चीजों की जांच कर उन्हें कमरे में अलग अलग जगह व्यवस्थित करने लगा। काम खत्म कर लेने के बाद अभिमन्यु कमरे के बाहर आया। आसपास कई छात्र थे। प्रत्येक ने अपने अपने समूह बना लिए थे और वे कुछ शिक्षकों तथा कुछ जाने माने छात्रों के बारे में गपशप कर रहे थे। कुछ नए गहनों और कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें अभी अभी शहर में आयात किया गया था। अभिमन्यु इन सबसे अलग थलग महसूस कर रहा था। उसे गपशप में कोई रुचि नहीं थी। वो चलते हुए हॉल तक आया। मुझे लोगों से घुलने मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा और वैसे भी मैं यहां बहुत लंबे समय के लिए नहीं हूं। मेरा लक्ष्य अलग है और आखिर इन उच्च वर्ग के रईसों और व्यापारियों के बच्चों से बातचीत करना मेरे मतलब की बात नहीं, अभिमन्यु ने सोचा। अभिमन्यु छात्रावास से बाहर आया। वो चलते चलते सारी इमारतों का निरीक्षण कर रहा था। 5वीं इमारत पर बने सूचना बोर्ड पर उसने अपने विषयों की समय सूची और कक्षा क्रमांक गौर से देखकर चिप में स्टोर कर लिया। फिर वो अध्ययन क्षेत्र की ओर आया जहां पर बहुत सारी कक्षाएं थी। उसने देखा कि सारे स्कूल भवन सफेद रंग के हैं। फिर वो भोजनालय में आया जहां पर पहले से बहुत भीड़ थी। उसने वहां अपना दोपहर का खाना खाया और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। अगली सुबह अभिमन्यु जल्दी उठ गया। उसने अपने दांत साफ किए, नहाया और साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आया। ज्यादातर बच्चे अभी तक सो ही रहे थे और उस वजह से छात्रावास में सन्नाटा फैला हुआ था। अभिमन्यु हॉल में टहल रहा था। उसी समय उसे ऊपर की सीढ़ियों से कुछ बच्चे नीचे आते दिखाई दिए। उन्होंने साधारण से कपड़े पहने हुए थे, जो ये दर्शाता था कि ये छोटे व्यापारियों के बच्चे हैं और निश्चय ही बहुत अधिक मेहनती भी। अभिमन्यु ने भी खुद को यहां तक लाने के लिए बहुत मेहनत की थी और शायद ही रईस घर का कोई बच्चा उसके जितना मेहनती होता। खैर, अभिमन्यु छात्रावास से बाहर आया। बाहर अभी भी अंधेरा था और उसे बमुश्किल ही कोई दिखाई पड़ रहा था। हवा अभी भी सर्द थी और चिड़ियों की चहचहाट की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मेरी पहली कक्षा भाषा है और यह प्रोफेसर चक्रपाणी द्वारा पढ़ाया जाता है। स्थान इमारत 19, रूम 304 में है। अभिमन्यु ने चिप से जानकारी ली। यह स्कूल के पिछले छोर पर स्थित एक 3 मंजिला इमारत थी। प्रत्येक मंजिल पर केवल 5 कमरे थे। इमारत के बाहर एक बोर्ड लगा था। उस पर अलग अलग भाषाओं में कुछ शब्द लिखे थे। अभिमन्यु अपनी भाषा में लिखे उन शब्दों को तो पहचान गया, लेकिन बाकी भाषा उसे समझ नहीं आई। इमारत लकड़ी के बाड़ों से घिरी हुई थी और उनके बीच एक खाली मैदान था। एक लाल लकड़ी की मेज पर शुल्क और पंजीकरण की जानकारी लिखी हुई थी।
उसी के पास बैठी एक युवा लड़की जमाई ले रही थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वो अकेला ही वहां पर है। क्या आप यहाँ भाषा पाठ्यक्रम के लिए आए हैं? उस लड़की ने अभिमन्यु को देखते ही जमाई लेते हुए पूछा। हाँ, क्या मैं अभी पंजीकरण कर सकता हूँ? अभिमन्यु उसके पास गया और सोने के सिक्कों की थैली निकालते हुए पूछा। हाँ, करा सकते हो, मैं उसी के लिए तो यहाँ बैठी हूँ। तुम नए छात्र लगते हो, तुम मुझे नहीं जानते है ना? उसने पूछा। अब मैंने कल ही यहाँ प्रवेश लिया है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और सोने के सिक्के गिनकर उसे दे दिए और अपना पहचान पत्र कार्ड उसे सौंप दिया। लड़की ने उसका कार्ड नंबर और व्यक्तिगत जानकारी लिख ली। अभिमन्यु को कार्ड वापस करने से पहले उसने रजिस्टर के बगल में 20 सोने के सिक्के भी लिखे। इतने दिनों में मैंने इतनी जल्दी इतनी सुबह किसी स्टूडेंट को उठते नहीं देखा। तुम मेहनती नजर आते हो। मैं तुम्हारे भाषा शिक्षक चक्रपाणी शुक्ल की बेटी हूं। तुम मुझे किंजल कह सकते हो। अब तुम अंदर जाओ, मेरे पिता पहले से ही कमरे में है। किंजल ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा। अभिमन्यु को कुछ भी बोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो शायद अभिमन्यु से अधिक बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और सीधा कक्षा के अंदर चला गया। क्या अभिमन्यु का दाखिला यहां हो पाएगा? क्या वो यहां पे अच्छे अंक लाकर जादुई स्कूल में जा पाएगा? जादू के सहारे वो आगे क्या हासिल करना चाहता है और ये सब करने में उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी? कमरे में आने के बाद अभिमन्यु ने सोचा कि चलो एक बार फिर से पासा की अंगूठी को देखा जाए। लेकिन ये क्या, अंगूठी उसे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दी। अंगूठी ना मिलने की हालत में अभिमन्यु बदहवास सा पूरे कमरे को छानता रहा। फिर अंततः थककर वो बिस्तर पर बैठा और खुद को कोसते हुए कहने लगा, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने अंगूठी को खुद से अलग किया। अब अंगूठी के बिना मेरा जादू इस स्कूल में जाने का सपना कैसे पूरा होगा? नहीं, मैं किसी भी हालत में उसका खोना गवारा नहीं कर सकता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। ऐसा कहकर अभिमन्यु बाहर छात्रावास के पहरेदार के पास भागा। उसने कड़ी आवाज में गुस्से से उससे पूछा, मेरे कमरे में चोरी हुई है और मेरा कीमती सामान गायब है। मुझे बताओ कि अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है और मैं उसे कैसे पा सकता हूं? माफ कीजिएगा, पर आपने शायद छात्रावास के नियम नहीं पढ़े। यहां अपने सामान के जवाबदार आप खुद हैं। मैं आपके साथ चलकर आपका सामान ढूंढने में मदद कर सकता हूं, पर इसके लिए किसी भी तरह मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत लापरवाही है। पहरेदार ने टके सा जवाब अभिमन्यु को दे दिया। अभिमन्यु थोड़ी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा और फिर उसे अचानक कुछ याद आया। जीरो, मेरी अंगूठी कहां है, उसका पता लगाओ। क्योंकि उस अंगूठी से निकली हुई ऊर्जा को जीरो ने स्टोर किया था, इसलिए उसके सहारे शायद जीरो के लिए यह संभव हो कि उसका स्थान पता लगा सके। ढूंढना जारी है। अंगूठी के स्थान का पता चला। 150 मीटर दूर दाहिनी तरफ। अभिमन्यु ने पहरेदार को साथ लिया और जीरो की बताई जगह पर एक कमरे के अंदर घुसा। उस कमरे में एक मोटा सा लड़का कपड़े बदल रहा था। अभिमन्यु और पहरेदार को साथ देकर वो थोड़ा घबराया। अभिमन्यु ने एक जोर का घूंसा उसे मारा और जीरो की दिखाई गई जगह, जो कि उसके बिस्तर के तकिए के नीचे थी, उसे उठाया और अपनी अंगूठी ले ली। वो लड़का अपने किए पर शर्मिंदा लग रहा था, पर पहरेदार उसे घसीटता हुआ स्कूल के प्रशासन के पास ले गया। अभिमन्यु को उसकी सजा से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इस बात से बेहद खुश था कि अंततः उसे अपनी अंगूठी वापस मिल गई थी। उसने उसे उंगली में पहना और निश्चय किया कि अब दोबारा वो इसे खुद से कभी अलग नहीं करेगा। अमीर विलास भोगी बच्चों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। पैसों का भुगतान करके शिक्षा और हुनर का आडंबर कर खुद को बेहतर दिखाना। कोई आश्चर्य नहीं है कि यहां भर्ती होने के लिए मुझे केवल पैसा ही क्यों चाहिए था। अभिमन्यु ने निष्कर्ष निकाला। अगले 10 दिनों तक अभिमन्यु ने पढ़ने, खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं किया।
प्रोफेसर चक्रपाणी द्वारा सिखाई गई 2 भाषाओं में वो पहले ही महारत हासिल कर चुका था। इसे हासिल करने में उसे 6 कक्षाएं लगी और इसके लिए उसे 60 सोने के सिक्के खर्च करने पड़े। वो कक्षा में अच्छा व्यवहार करता था और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर देता था। चक्रपाणी को समझ आ गया था कि अभिमन्यु एक चतुर विद्यार्थी है। आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मेरे डेस्क पर आए, प्रोफेसर चक्रपाणी ने कहा। कक्षा में केवल 6 छात्र थे। अभिमन्यु सबसे आगे की पंक्ति में चुपचाप बैठा था। बाकी छात्र भी उसे सबसे मेहनती मानते थे। प्रोफेसर चक्रपाणी, मेरा एक सवाल है, क्या आप मुझे 2 भाषाओं के अलावा कोई और भाषा सिखा सकते हैं? अभिमन्यु ने पूछा। वो जानता था कि चक्रपाणी को 10 से अधिक भाषाओं में महारत हासिल है। वो इस पूरे शहर में सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। अकादमिक जगत में लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। अन्य भाषाएं? अभिमन्यु, क्या मैंने जो 2 भाषाएं सिखाई हैं वे आपके लिए पर्याप्त नहीं है? प्रोफेसर चक्रपाणी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अब प्रोफेसर, दरअसल अभिमन्यु बोल ही रहा था, लेकिन तब तक बाकी अन्य छात्रों ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया। वो सब साधारण सवाल पूछते रहे। अभिमन्यु शांति से सबके सवाल खत्म होने का इंतजार करता रहा। सबके सवाल का उत्तर देने के बाद चक्रपाणी फिर अभिमन्यु की ओर मुड़े। अभिमन्यु, आप और क्या जानना चाहते हैं? आपने अभी तक मेरे द्वारा सिखाई गई 2 भाषाओं में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। लालची मत बनो, ऐसे में आप ठीक से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन्होंने आगे कहा। प्रोफेसर, क्या मैं जान सकता हूं कि जादुई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए कितनी और कौन कौन सी भाषाओं की जरूरत है और उनका क्या महत्व है? अभिमन्यु ने पूछा। भाषा का महत्व है। आप जादुई स्कूल में जाना चाहते हैं। आप वहां क्या करना चाहते हैं? वो सिर्फ बेइंतहा अमीर लोगों के लिए है, प्रोफेसर चक्रपाणी ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा। चेतावनी, चेतावनी, लक्ष्य आपके दिमाग को स्कैन करने के लिए एक अज्ञात चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। अभिमन्यु प्रोफेसर के सवाल का जवाब देता उसके पहले ही जीरो ने अचानक चेतावनी दी। अज्ञात चुंबकीय क्षेत्र? अभिमन्यु हैरान और उत्साहित था। उसने चक्रपाणी को उससे सवाल करते हुए सुना। वो बहुत खुश और उत्साहित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। प्रोफेसर चक्रपाणी, मुझे जादूगरों की अद्भुत शक्तियों में बहुत दिलचस्पी है और मैं एक बेहतर स्कूल में जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं इस दिशा में बहुत कुछ कर पाऊंगा, अभिमन्यु ने ईमानदारी से जवाब दिया। जादूगर? प्रोफेसर चक्रपाणी 1 सेकंड के लिए चुप रहे और फिर कहा, मेरी भी कई यादें उनसे जुड़ी हैं। यह कहने के बाद उन्होंने उदास भाव से एक आह भरी। पहले तो वो अभिमन्यु को लगातार घूरते रहे, फिर उनके चेहरे के भाव बदले और वो अभिमन्यु के व्यक्तित्व से प्रभावित नजर आए। तुम मुझे बहुत अच्छे और ईमानदार लगते हो, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर प्रोफेसर चक्रपाणी क्लास के बाहर निकल गए। अभिमन्यु कहे अनुसार उनके पीछे चल दिया। दरवाजे के बाहर प्रोफेसर की बेटी किंजल, जो कि एक सुर्ख लाल ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अभिमन्यु को मिश्रित भाव से देख रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। चक्रपाणी किंजल और अभिमन्यु को लेकर इमारत के नीचे चले गए। वहां एक बड़ी लाल रंग की गाड़ी में उन्होंने अभिमन्यु को बैठने का इशारा किया और तीनों उस पर सवार हो गए। गाड़ीवान तेजी से गाड़ी चलाने लगा। किसी ने बात नहीं की, लेकिन अभिमन्यु ने देखा कि प्रोफेसर चक्रपाणी किसी गहरी सोच में है। गाड़ी स्कूल छोड़कर अवधपुर के शहरी इलाके में चली गई। वे बड़ी बड़ी इमारतों वाले रोड पर पहुंचे और वहां एक लाल और सफेद रंग की बड़ी सी इमारत के पास आकर गाड़ी रुक गई। वे सुबह से निकले थे और जब तक वे पहुंचे तब तक दोपहर हो चुकी थी। चक्रपाणी, अभिमन्यु और किंजल घर के अंदर पहुंचे। वहां मौजूद नौकरों ने तीनों का अभिवादन किया और प्रोफेसर दूसरी मंजिल पर सीधा अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। अभिमन्यु उनके पीछे पीछे ही था।
बैठ जा। प्रोफेसर चक्रपाणी मेज के पास बड़े से सोफे पर बैठ गए। अभिमन्यु ने बैठते हुए चारों तरफ गौर किया और पाया कि कमरे में 3 बड़ी बड़ी अलमारियां हैं जो किताबों से भरी हुई हैं। सभी किताबों की कवर लाल चमड़े से बनी है और उन पर लिखे शब्दों को पढ़ना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। इसकी अत्यधिक संभावना थी कि इनमें से ज्यादातर किताबें प्रोफेसर चक्रपाणी द्वारा लिखी गई हों। मेज पर एक सुनहरा तेल का दीपक, एक सफेद कलम और काली स्याही की एक बोतल थी। मेरे इस युवा अतिथि के लिए नाश्ते का प्रबंध किया जाए, उन्होंने आदेश दिया। क्या आप जानते हैं कि किंजल और मैं क्या चाहते हैं? चक्रपाणी ने जोर से कहा। किंजल अपने पिता के पास ऐसे बैठी थी जैसे उसे अपने पिता और उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। एक गोल मटोल अधेड़ उम्र की महिला उनके लिए 3 ग्लास शरबत लेकर आई और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। अभिमन्यु ने अपने सामने रखे पेय की सुगंध को सूंघा। उसमें से संतरे तथा नींबू की महक आ रही थी। अब बताओ मुझे, मेरा मतलब है तुम जादूगरों की तलाश क्यों कर रहे हो? प्रोफेसर चक्रपाणी ने पूछा। मुझे लगता है कि आप शायद परिचित हैं कि जादूगरों की दुनिया का रास्ता खोजना बहुत मुश्किल है और आपको इसके लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितने असफल प्रयास करने पड़ेंगे, उन्होंने गहरे स्वर में जारी रखते हुए कहा। सच कहूं तो मेरा शरीर जीवन ऊर्जा कुंडलिनी बीज को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। मेरे लिए परमवीर बनने का और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मैंने एक जादूगर की शक्ति देखी और मुझे ये अविश्वसनीय लगा। मैं पता लगाना आश क्यों कर रहे हो? प्रोफेसर चक्रपाणी ने पूछा। मुझे लगता है कि आप शायद परिचित हैं कि जादूगरों की दुनिया का रास्ता खोजना बहुत मुश्किल है और आपको इसके लिए अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितने असफल प्रयास करने पड़ेंगे, उन्होंने गहरे स्वर में जारी रखते हुए कहा। सच कहूं तो मेरा शरीर जीवन ऊर्जा कुंडलिनी बीज को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। मेरे लिए परमवीर बनने का और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मैंने एक जादूगर की शक्ति देखी और मुझे ये अविश्वसनीय लगा। मैं पता लगाना चाहता हूं कि क्या जादूगर मुझे किसी अलग तरीके से शक्तिशाली होने में मदद कर सकते हैं? अभिमन्यु ने बेझिझक कहा। उसकी अपनी योजनाएं थीं, इसलिए उसने प्रोफेसर चक्रपाणी को उतना ही बताने का फैसला किया जिसको सुनकर वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाए और उसे सटीक मार्गदर्शन भी दे सके। वैसे भी उनके जैसे जानकार के लिए अभिमन्यु की मदद करना कोई मुश्किल काम नहीं था। आपने एक जादूगर की शक्ति देखी है? क्या दुनिया में अभी भी जादूगर हैं? चक्रपाणी हैरान रह गए और अब किंजल भी उत्सुकता से अभिमन्यु को देख रही थी। नहीं, मैंने अपने सामने कोई असली जादूगर नहीं देखा। मैंने देखा कि एक जादुई वस्तु से ऊर्जा निकल रही है, अभिमन्यु ने कहा। वो व्यक्ति जरूर एक जादूगर होना चाहिए, क्योंकि एक जादूगर ही जादुई वस्तुओं को चलाने में सक्षम है। प्रोफेसर चक्रपाणी ने सिर हिलाया। आप बहुत ईमानदार और सच्चे हैं। हालांकि एक जादूगर बनने के लिए आवश्यक प्रतिभा एक परमवीर बनने से बहुत अधिक है। क्या आपको यकीन है कि आपके पास ऐसी प्रतिभाएं और क्षमताएं हैं? प्रोफेसर चक्रपाणी ने पूछा। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा? अभिमन्यु मुस्कुराया। लगता है कि मुझे कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मैं उस शक्ति को पाने के काबिल हूं या नहीं, अभिमन्यु ने कहा। उसने अंगूठी की शक्ति का सही तरह से उपयोग किया था, इसलिए उसे विश्वास था कि उसके अंदर कुछ तो है। बहुत अच्छे, प्रोफेसर चक्रपाणी मुस्कुराते हुए बोले। तुम मेरे जैसे ही हो। जब मैं छोटा था मैंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने आगे कहा। क्या आप एक जादूगर हैं? अभिमन्यु उत्साहित हो उठा। नहीं, मैं जादूगर नहीं हूं। मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं जो हर रहस्य की आदर और सराहना करता है। प्रोफेसर चक्रपाणी ने आह भरी, फिर वो चुप हो गए। अब माफ करना, अब मैं थक गया हूं। मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तुम यहां कभी भी आ सकते हो, प्रोफेसर चक्रपाणी ने कहा।
मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं भी अब जाना चाहूंगा। यूं तो अभिमन्यु को जादूगरों के बारे में और ज्यादा बात करनी थी, पर इस वक्त उसने जाने का फैसला किया। किंजल, अभिमन्यु को ठीक से बाहर तक छोड़ दो और गाड़ीवान से इन्हें सुरक्षित स्कूल तक पहुंचाने के लिए कह दो। प्रोफेसर खड़े हुए और उन्होंने अलमारी में से एक किताब निकाली। ये इरथिया भाषा की एक किताब है, तुम इसे पढ़ सकते हो। कल से यहां आओ और मैं तुम्हें निजी तौर पर भाषा सिखाऊंगा। अगर मुझे तुम में वो बात नजर आएगी तो मैं खुद जादुई स्कूल में तुम्हारे प्रवेश के लिए सिफारिश करूंगा। प्रोफेसर ने कहा। धन्यवाद प्रोफेसर चक्रपाणी। चक्रपाणी से किताब लेते समय अभिमन्यु बहुत खुश और आभार महसूस कर रहा था। चक्रपाणी ने हाथ हिलाया और बात करना बंद कर दिया। किंजल के साथ अभिमन्यु अध्ययन कक्ष के बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। पिताजी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा। मैं उनके फैसले का सम्मान करती हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। किंजल ने गंभीर तरीके से कहा। अब मैं समझता हूं और मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अभिमन्यु ने विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा। 6 महीने बाद प्रोफेसर चक्रपाणी का घर। अगर हम काफका शब्द को सुदर्शन चक्र से बदलते हैं तो पाली भाषा के व्याकरण का उपयोग करना संभव होगा। प्रोफेसर चक्रपाणी ने कागज को देखते हुए कहा। उन्होंने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया और शब्द के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए अपनी उंगली का उपयोग करके कागज की ओर इशारा किया। प्रोफेसर चक्रपाणी की सलाह मानते हुए अभिमन्यु वहीं बैठा हुआ था। 6 महीनों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। अभिमन्यु ने चिप का इस्तेमाल भाषाओं का अध्ययन करने में किया और परिणाम बहुत अच्छे थे। उसने दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से सीखा था। दरअसल वो पहले सप्ताह में ही पहली 2 भाषाओं में महारत हासिल कर चुका था, लेकिन वो लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता था। इसलिए उसने ये दिखाने के लिए 6 महीने बिताए ताकि वो प्रोफेसर के सानिध्य में रह सके और उन्हें उस पर कोई शक ना हो। उसने आधे साल में 3 अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी, जिससे प्रोफेसर को लगा कि वो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। अभिमन्यु राहत महसूस कर रहा था, लेकिन वो पहले से ही परिणाम जानता था। प्रोफेसर चक्रपाणी ने अभिमन्यु को ध्यान से देखा और उन्हें उस पर गर्व हुआ। अभिमन्यु, देखते देखते 6 महीने गुजर गए और पता नहीं चला। जी प्रोफेसर, ये मेरे जीवन के सबसे अमूल्य दिन रहे जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा। अभिमन्यु ने कहा। मुझे लगता है कि शायद अब तुम्हें मेरी असलियत बताने का वक्त आ गया है कि मैं वास्तव में कौन हूं। प्रोफेसर चक्रपाणी मुस्कुराए और अचानक गायब हो गए। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डरकर प्रोफेसर को पुकारा और देखते ही देखते प्रोफेसर चक्रपाणी फिर से प्रकट हो गए। अभिमन्यु को इतना आश्चर्य पहले कभी नहीं हुआ। आखिर प्रोफेसर चक्रपाणी कौन है? क्या वे कोई सिद्धि प्राप्त जादूगर हैं? और क्या प्रोफेसर की मदद से अभिमन्यु खुद जादू सीख पाएगा और शक्तिशाली बन पाएगा? क्या वाकई में जादूगरों की कोई और दुनिया है? ये क्या था प्रोफेसर? क्या आप जादूगर हैं? मैं कब से इस सच की तलाश में था। इस रहस्य का राज मेरी आंखों के सामने न जाने कब से था और मैं पहचान नहीं पाया। सच में आप जैसे गुरु को पाकर मैं धन्य हो गया। इतना कहकर अभिमन्यु ने प्रोफेसर के पैर छू लिए। प्रोफेसर ने झुककर उसे उठाया और कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। जादूगरों की ताकत और उनकी दुनिया बहुत विशाल और अद्भुत है, बिल्कुल एक गहरे सागर की तरह जिसका अंत पाना मुश्किल है। मैं तो बस उसकी एक बूंद की तरह हूं। चक्रपाणी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से परख रहा था और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार स्टूडेंट हो।
हर गुरु का ये सपना होता है कि वो अपनी सबसे अच्छी शिक्षा अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को दे, ताकि वो स्टूडेंट उस शिक्षा को और आगे तक लेकर जाए। और मुझे ये बात तुम में दिखाई देती है। अभिमन्यु ये बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर उसने इस खुशी के भाव को आने नहीं दिया। वो शांत रहकर प्रोफेसर चक्रपाणी की बातें सुनता रहा। प्रोफेसर ने आगे कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जादुई दुनिया के उन सारे रहस्यों का पता तुम अपनी मेहनत और लगन के बल पर लगा लोगे। अभिमन्यु पहले से जानता था कि प्रोफेसर बहुत प्रतिभाशाली और प्रभावपूर्ण व्यक्ति हैं। तुम्हारे और मेरे पास एक बड़ा लक्ष्य है अभिमन्यु, प्रोफेसर चक्रपाणी ने कहा। अभिमन्यु जानता था कि प्रोफेसर चक्रपाणी उसे कुछ दिखाने वाले हैं। ये ठीक वही अवसर था जिसकी उसे तलाश थी। चक्रपाणी मुड़े, अलमारी में से एक सबसे अलग रखी हुई किताब को उन्होंने निकाला और उसे अभिमन्यु को सौंप दिया। अभिमन्यु ने किताब ली और उसका शीर्षक देखा। उस पर लिखा था, एक योगी की आत्मकथा। प्रोफेसर, ये क्या है? अभिमन्यु ने पूछा। ये महान विचारक श्री कपालवीर योगी जी की जीवनी है, चक्रपाणी ने कहा और वे मुस्कुराए। वो अभिमन्यु को पसंद करते थे क्योंकि उसने आधे साल के भीतर ही 3 अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। चक्रपाणी का विचार था कि अभिमन्यु बहुत मेहनती है और इसलिए उसे भाषाओं के अध्ययन में और मेहनत करनी चाहिए। और लेकिन कोई नहीं जानता था कि कपालवीर योगी न केवल एक महान विचारक थे, बल्कि एक बेहद ही रहस्यमय व्यक्ति थे। प्रोफेसर चक्रपाणी ने आगे कहा, क्या वो एक जादूगर थे? अभिमन्यु ने अनुमान लगाते हुए कहा। यह सोच ही उसे उत्साहित कर रही थी। तुमने सही समझा है, इसे लो और इसे ठीक से पढ़ो। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम किसी भी वक्त आकर मुझसे पूछ सकते हो। एक संतुष्ट भाव से प्रोफेसर ने अभिमन्यु से कहा। गुरुदेव, आप धन्य हैं, अभिमन्यु ने कहा। वो जानता था कि वो किताब से बहुत कुछ महत्वपूर्ण सीखने वाला है। और 6 महीने बाद जादुई स्कूल से यहाँ कुछ लोग स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करने आएंगे, उसके लिए तैयारी करो, चक्रपाणी ने कहा। ठीक है प्रोफेसर, अब मैं चलता हूं। अपने हाथों में किताब पकड़े हुए अभिमन्यु खड़ा हो गया। वो जानता था कि चक्रपाणी उसे कोई अर्थहीन चीज नहीं देंगे, फिर भी उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे एक वास्तविक जादूगर द्वारा लिखी गई किताब दी गई है। मेरी उम्र ढल चुकी है, ये समय अब तुम्हारा है, चक्रपाणी ने हंसते हुए सिर हिलाया। जी प्रोफेसर, अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु प्रोफेसर की दी गई किताब को लेकर उनके घर से बाहर निकला और बाहर एक गाड़ी पर बैठकर वापस स्कूल पहुंचा। हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर ही स्कूल के एक कार्यकर्ता ने उसे रोका और उसके हाथ में एक पत्र थमाते हुए बोला, अभिमन्यु, ये आपके लिए एक पत्र है, साथ ही कोई नौकर आपके लिए ये सब छोड़ गया है, कृपया इन सभी को अपने साथ ले जाएं, नशे में दिख रहे कार्यकर्ता ने कहा। अभिमन्यु बमुश्किल समझ पा रहा था कि वो आदमी क्या कहना चाह रहा है। धन्यवाद, सिर हिलाते हुए अभिमन्यु मुस्कुराया। वो प्रवेश द्वार से एक छोटे से कमरे में गया और एक पत्र के साथ वहां रखा काला बैग ले आया। अभिमन्यु जल्दी से अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। अभिमन्यु ने बैग और पत्र नीचे रख दिए। वो अपनी मेज के सामने बैठ गया और उस पर वो किताब रख दी जो उसे प्रोफेसर ने दी थी। उसने एक बार सांस ली और किताब पढ़ना शुरू करने से पहले खुद को शांत करने की कोशिश की। उसका उत्साह अपने एक्सट्रीम लेवल पर था। लगभग 1 साल से वो ऐसी ही किसी किताब की तलाश में था और आज उसकी वो तलाश पूरी हो गई थी। अभिमन्यु ने देखा कि किताब के कवर का रंग भूरा था और उस पर एक चिन्ह उकेरा हुआ था। यह निशान काफी बड़ा था और काले रेशम से बना हुआ था। नीचे दाईं ओर शब्दों की एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई थी जिस पर लिखा था, कपालवीर महंत। किताब इतनी मोटी और भारी थी कि ये एक बड़े शब्दकोश की तरह लग रही थी। अभिमन्यु ने किताब को पढ़ने के लिए खुद को तैयार किया और कुर्सी पर बैठ गया। वो जल्द से जल्द इस रहस्य का सच जानना चाहता था।
उसे ये किताब पढ़ने की इतनी ललक थी कि उसने पत्र और बैग को खोलकर भी नहीं देखा। शायद वो इस बारे में भूल ही गया। उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हॉस्टल के दरवाजे पर कौन उसके लिए ये बैग और पत्र छोड़कर गया है। अभिमन्यु ने सोचा, ये किताब शायद मुझे प्रोफेसर चक्रपाणी को लौटानी पड़े, इसलिए बेहतर है कि मैं इसे अपने चिप में रिकॉर्ड करके स्टोर कर लूं। 0, जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू करो, उसने मन में कहा। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। यह कहकर चिप तेजी से काम करने लगी। अभिमन्यु ने धड़कते दिल से पहला पन्ना खोला। पहले पन्ने पर एक ही लाइन लिखी थी, मैं सुन रहा हूं। शब्दों को एक खास तरीके से लिखा गया था जिसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अभिमन्यु को याद आया, जब वो अपनी पिछली दुनिया में था तो किसी नए ऐप को लॉगिन करने से पहले उसे टेढ़े मेढ़े शब्दों से बने पजल को सॉल्व करना पड़ता था। ये शब्द भी किसी पजल की तरह ही दिखाई दे रहे थे। अभिमन्यु उन शब्दों को देखता रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। शाम करीब थी और हर तरफ अंधेरा छाने लगा था। अभिमन्यु ने दीपक जलाया। उसने सोचा कि पहले पन्ने पर इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। लंबे समय तक सोचने के बाद अभिमन्यु आखिरकार पेज 2 पर आ गया। लेकिन दूसरे पन्ने पर रंगीन चित्रकारी थी। इस चित्र में एक सफेद कपड़ा और लाल गोल टोपी पहनी हुई एक कुलीन महिला थी। वो शांत भाव से शीशे के सामने बैठी थी। उसका चेहरा गोरा और सुंदर था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभिमन्यु की आंखों में देख रही हो। थोड़ी देर के लिए अभिमन्यु सम्मोहित सा होने लगा। उसकी आंखें उस सुंदर महिला के चित्र की आंखों पर जैसे अटक सी गई। पेंटिंग अपने आप में जीवंत थी और इससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो महिला जीवित है। अभिमन्यु को इसके बारे में कुछ अजीब लगा, इसलिए वो किताब को अपने चेहरे के करीब लेकर गया। उसने उस पेंटिंग की इस कदर छानबीन की कि उसे उस महिला के चेहरे के रोम छिद्र भी दिखाई दे रहे थे। अचानक शाम के धुंधलके में ठंडी हवा जोरों से चलने लगी। अभिमन्यु को थोड़ी हैरानी हुई कि अचानक इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी। तभी हवा के दबाव से खट की जोरदार आवाज के साथ खिड़की खुल गई। एक पल के लिए अभिमन्यु डर गया, फिर उसे अपने इस बचपने पर हंसी आई। उसने सोचा कि वो अपने कमरे में ही तो है और हवा से खिड़की का खुल जाना एक सामान्य बात है। अभिमन्यु ने खिड़की को बंद कर दिया और वापस बैठकर पेंटिंग को देखने लगा। लेकिन अगले ही पल वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि पेंटिंग में दिख रही महिला का मुंह अब थोड़ा खुला हुआ था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि थोड़ी देर पहले उसका मुंह बंद था। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु से कुछ कहना चाह रही हो। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो अगले ही पल वो अभिमन्यु से बात करना शुरू कर देगी। मैं सुन रहा हूं। अभिमन्यु को अचानक पहले पेज पर लिखे शब्दों की याद आई और वो थोड़ा डर गया। उसने घबराते हुए सोचा कि क्या ये दोनों पन्ने एक ही कंटिन्यूटी में हैं? क्या वो मैं हूं जिसे इस महिला की बात सुननी है? कमरे में सन्नाटा था और बाहर बात कर रहे लोगों की आवाजें भी नहीं आ रही थीं। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। अभिमन्यु अपने अंदर एक अजीब सी उथल पुथल महसूस कर रहा था। साथ ही उसे यह भी लग रहा था, क्या वो इस तरह की यादों से पहले भी गुजर चुका है? क्या ये सच में हो रहा है या ये उसके लिए महज एक डेजा वू है? अभिमन्यु बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे लगा शायद आने वाला पल उसके लिए कोई खतरा लेकर आएगा। संभावित खतरे को भांपते हुए उसने अपनी तलवार अपने हाथ में ले ली और जीरो को आदेश दिया, जीरो, आसपास की स्थिति की जांच करो और अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझे तुरंत सूचित करो। मिशन शुरू, जांच की जा रही है, जीरो ने रिपोर्ट किया। हालांकि चिप ने उसे वापस रिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब कि वहां खतरे जैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए अभिमन्यु ने थोड़ी राहत महसूस की। उसने पेंटिंग की तरफ वापस मुड़कर देखा
और एक बार फिर से उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उस महिला का मुंह पहले की तुलना में थोड़ा और अधिक खुल गया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी तकलीफ में हो। उसका चेहरा एक बार फिर बदला और अब उसके चेहरे पर आशाहीन भाव थे। अब वो अभिमन्यु की तरफ नहीं देख रही थी। अभिमन्यु को उसकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक खालीपन सा था। घबराहट से अभिमन्यु के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। मैं सुन रहा हूं, उसने उन्हीं शब्दों को फिर से तीसरे पृष्ठ के बीच में लिखा पाया। चेतावनी, अजीब चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा, कृपया किताब से दूर चले जाओ, कम से कम 50 मीटर। अचानक चिप ने चेतावनी देनी शुरू कर दी। अभिमन्यु को लगा कि उसका सर चकरा जाएगा। वो इतने दिनों से जिस जादू के बारे में जानना चाहता था, उसकी किताब उसके पास है, लेकिन वो अपने सामने अजीबोगरीब चीजें पेश कर रही थी। अभिमन्यु को लगा कि शायद उसका जादू सीखने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसे लगा कि चिप की बात मानकर क्या उसे इस किताब को खुद से दूर कर देना चाहिए। अचानक अभिमन्यु के दिमाग में जैसे कोई टेलीपैथिक मैसेज आया। यदि आप जादूगर बनने के योग्य हैं तो आप इस पुस्तक से एक अलग दुनिया देखेंगे। अभिमन्यु के दिमाग में यह अजीब संदेश किसने भेजा? ये तो किताब में नहीं लिखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो संदेश अदृश्य से आकर सीधे अभिमन्यु की चेतना में जा रहा है। अभिमन्यु को जैसे लकवा सा मार गया। उसके पूरे चेहरे पर पसीना था और वो अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं पा रहा था। अचानक फिर से एक तेज आवाज और झटके के साथ खिड़की खुल गई। अब अभिमन्यु सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियों को ही घुमा पा रहा था। उसका बाकी शरीर जैसे जड़ हो गया था। अचानक कौवे जैसे दिखने वाली एक काली चिड़िया उसकी खिड़की के पास से उड़ी और अजीब सी आवाज करने लगी। अभिमन्यु अभी भी हैरान था। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस आवाज से सतर्क हो गया। अभिमन्यु ने अपने चिप को कमांड दिया, उठने में मेरी मदद करो। चिप ने अभिमन्यु की ताकत को उसके ब्रेन के माध्यम से इकट्ठा किया और वो हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछा। अभिमन्यु ने खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके प्रतिबिंब में उसकी आंखें सिर्फ सफेद नजर आ रही थी और उसकी आंखों से उसकी काली पुतलियां गायब थीं। उसके प्रतिबिंब का मुंह खुला था, मानो जैसे उसका प्रतिबिंब उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। अभी उसकी छवि बिल्कुल किताब की उस पेंटिंग की तरह लग रही थी। अब अभिमन्यु का डर उस पर बुरी तरह से हावी हो गया। उसने घबराते हुए सोचा, ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसा जादू सीखने की कल्पना नहीं की थी। डरा हुआ अभिमन्यु दरवाजा खोलकर अपने कमरे से बाहर भागा। बाहर निकलते ही सारी दुनिया उसे अजीब सी लगने लगी। घबराहट के कारण अभिमन्यु ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था। हमेशा छात्रों से भरा रहने वाला हॉस्टल आज अचानक पूरी तरह खाली था। अभिमन्यु ने सोचा, सब लोग कहां चले गए? मदद की आस में वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर फिर भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अचानक चिप ने अभिमन्यु के दिमाग में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। आपका शरीर वर्तमान में एक असामान्य स्थिति का अनुभव कर रहा है। आपकी रक्त प्रवाह दर सामान्य से 3 गुना अधिक है और इस वजह से आपकी धमनियां फट सकती हैं। ये एक खतरनाक स्थिति है। जीरो ने गंभीर चेतावनी दी। अब क्या होगा अभिमन्यु का? क्या इस जादू के रहस्य को जानने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी को दोबारा खो देगा? क्या इस किताब के सहारे अभिमन्यु जादुई दुनिया से अपना संपर्क बना पाएगा? और क्या इस खतरे से भरी दुनिया में आगे बढ़कर वो उन सारी चीजों को हासिल कर पाएगा जो वो चाहता है?